गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है ना। जैसा कि आपने सुना होगा महाराष्ट्र में कि परमबीर सिंह का नाम सुना होगा, अभी टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट नेटवर्किंग साइट्स पे हर जगह यही चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर्स को फॉलो किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहले अंबानी के घर अंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो मिलती है जिसमें बहुत सारे जिलेटिन स्टिक्स रखे होते हैं जिससे कि आतंकवादी कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे केसेस खुलता है तब पता चलता है कि उसमें मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स का हाथ है। फिर धीरे धीरे चीज़ें जब अनरावल होती हैं तो मुंबई एटीएस से फिर एनआईए को केस ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर मुंबई क्राइम ब्रांच, वहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस सॉरी परमबीर सिंह को हटा दिया जाता है और दूसरे जगह डीजी में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो सारी बातें हो रही हैं और वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल अपहीवल्स हो रही हैं, अगर उनको आपको समझना है तो हमने उनको देखा है कि कई सारे डायमेंशन और कई सारे इसके एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश किया है। अभी तो बहुत सारे फैक्ट्स आगे जाते जाते खुलेंगे और तो धीरे धीरे आपको और सारी बातें समझ में आएंगी। तो इसलिए हमने इसके बहुत सारे पहलुओं को दिया है। जो सबसे पहला पहलू मैं देखने की कोशिश किया हूँ वो है रिमूवल प्रोसेस, कि परमबीर सिंह एक कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, वो भी मुंबई जैसे शहर का जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ की जो इकॉनमी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होता है तो निश्चित तौर पे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो मान लीजिए कि ये जो अभी प्रकरण चल रहा है, ठीक है, उसमें इनको रिमूव करके दूसरा किसी और पोस्ट पे बैठा दिया गया। इस केस में दो बातें हैं। पहली बात जो मैंने देखा है वो क्या है, लिखा है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कहने का अर्थ ये है कि इस केस में अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुआ नहीं है। एनआईए अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहाँ की एटीएस पुलिस का भी अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अभी इन पे खास करके कोई एविडेंस नहीं आया है इनको लिंक करते हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके अंदर के एक जूनियर ऑफिसर पकड़ा गया है तो शायद इस बारे में उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक लॉ है कि बिना दोनों पार्टियों को सुने हुए उसका फैसला नहीं देना चाहिए। पर फिर भी चलिए मान लिया जाए कि फॉर द टाइम बिंग के लिए इनको डिमोट कर दिया गया है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यही ट्रीटमेंट, इसका जो दूसरा पहलू है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्यों नहीं दिया गया। कहने का अर्थ है कि जो होम मिनिस्टर हैं उनका भी तो यही काम है, तो उनको ये ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो ये कहाँ तक फेयर है। और वहाँ की जो ऑपोजिशन है वो भी यही डिमांड कर रही है कि वहाँ के होम मिनिस्टर रिज़ाइन करें। तो ये एक पहलू हो गया उनके रिमूवल के प्रोसेस को लेके, जो कि अभी चल ही रहा है। निरंतर इस पे बात विचार हो रहा है। गवर्नमेंट अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है, वहाँ की ऑपोजिशन अपना पक्ष रखने की कर रही है ना। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसका दूसरा पहलू और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, मैं तो कहूँगा इसको स्टार मार्क कर लीजिए, कि पॉलिटिकल और पुलिस का नेक्सस अगर ऐसा होता है तब क्या हो सकता है असर। देखिए आप, अगर आप इसी केस को सिर्फ ले लें तो इसमें क्या हो रहा है। पहले तो सबसे शुरुआत में हुआ क्या था, पावर एट एनी कॉस्ट यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो इलेक्शंस में जीते या हारे, वो हमेशा पावर में रहना चाहती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर को लेके बात नहीं बनी, लेकिन अब जरा सोचिए जो पार्टियां आपस में लड़ी थी वो सब मिलकर सरकार बना रही हैं। यहाँ मेरा किसी पार्टी के पक्ष लेने या देने से मतलब नहीं है, ये हर एक पार्टी कर रही है, अलग अलग राज्यों में कर रही है। इसके हर पार्टी के अलग अलग एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए वो लोग क्यों पावर में रहना चाहते हैं, क्योंकि इसके पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना। पावर में रहने से प्रॉफिट्स जो मिल रही हैं आपको दिख रहा है, तो इसलिए आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ेस हो रहे हैं भयानक रूप से, है ना। तो एक तो ये खतरा है कि अब आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी धीरे धीरे ढलान पर हो गई इस देश में। प्रिंसिपल नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और किसी भी बात पे लोग अग्री करे जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ पावर। तो इसका भी एक डिग्रेडेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का एज ए होल। इसका दूसरा पहलू है क्रशिंग डिसेंट। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपने दोनों सुना होगा कंगना रनावत वाला प्रकरण या अर्नव गोस्वामी, इन सब लोगों के साथ क्या हुआ। चलिए एक समय के लिए मान भी लेते हैं कि इनके तरीके जायज़ नहीं है या फिर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, आप इन सब पहलुओं पे ज़रूर बहस कर सकते हैं, लेकिन आपके विरोध के लिए
आपका कोई विरोध करे तो सीधा उसको जेल में डाल देना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इन दोनों लोगों का कोर्ट ने भी उसी तरह से समाधान किया। क्या किया, वहाँ गए तो इन लोगों का सही से निदान किया, आखिर गवर्नमेंट को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन आप देखिए मैसेज क्या जा रहा है, मैसेज ये जा रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट से अपोजिट होते हैं तो आपका डिसेंटिंग ओपिनियंस को क्रश कर दिया जा सकता है। खास करके कब, जब पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस हो, है ना। क्योंकि पुलिस को रक्षक कहा जाता है, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो सब लोग डरने लगेंगे, और ये एक तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये भी एक खतरा है। डिसेंट को अगर खतरा, डिसेंट ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होगी नहीं, है ना। फिर देखिए एक खतरा ये भी है कि अंडरवर्ल्ड फिर से मुंबई में जन्म ले ले। 90s का दौर बहुत प्रसिद्ध था, हमारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू ही बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आए हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि इसका किस तरह से प्रभाव है। वहाँ इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, नहीं देने पर मर्डर किया जा सकता है। गुलशन कुमार का मर्डर हुआ था, है ना, आपने सुना होगा। और अगर मान लीजिए एक बार के लिए कि ये धीरे धीरे फलने फूलने लगा, तो सोचिए वो हमारे सिस्टम को भीतर से दीमक की तरह खा जाएंगे, है ना। और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेंटी के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आप किसी भी पहलू को ले लें, एज ए नेशन हमारे लिए बहुत खतरा है। फिर टेररिज्म जैसे केसेस, उनकी फाइनेंसिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। एक्सटॉर्शन और मर्डर अगर मान लीजिए अंडरवर्ल्ड नहीं भी आता है, फिर भी अगर पुलिस और पॉलिटिशियंस मिल जाते हैं तो अभी देखिए एंटीलिया में क्या हो रहा है, एक तरह का उसको एक्सटॉर्शन से जोड़ा जा रहा है कि मुकेश अंबानी से, शायद ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश अंबानी से कुछ पैसे ऐंठने जैसी बातें हो रही है ना। ऐसा पहले भी हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है कि पुलिस ने इस तरह का काम किया है। बहुत सारे पहले भी लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई में ऐसे होते थे और थे जिन्होंने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया हुआ था। और मर्डर मनसुख हिरेन का तो हो ही गया, तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख रहे हैं। इसका अगला पहलू है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ना, राजनीति में क्रिमिनल्स का घुसना। अब क्रिमिनल सोचिए क्यों राजनीति में घुसना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति सबसे बड़ी क्रिमिनल हो गई है कि नहीं। वहाँ होने पर उन लोगों को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अगर वो लोग क्राइम करते हैं तो उसका एक तरह से जेल में नहीं होना चाहिए निदान, वो लोग खुले रहना चाहते हैं, क्राइम करना चाहते हैं, तो पुलिस साथ में रहेगी तो फिर क्या डर है। तो सब कुछ इसको बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस। अब पुलिस का राजनीतिकरण का मतलब ये हो गया कि पुलिस भी धीरे धीरे राजनीति में एंटर करना चाहती है, वो उसके फ्रूट्स को देख रही है, साथ में घूमना नेताओं के, उसके जरिए बहुत सारे करप्शन का मनी मिलना, वो तो एक पहलू है। फिर अपना करियर भी बनाने के लोग सोचते हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर, बहुत सारे पुराने मुंबई के ही कमिश्नर्स रहे हैं, वो लोग भी दूसरी दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो अपना करियर भी देखते हैं। तो इससे अब पुलिस जिस काम के लिए बनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, समाज में सिक्योरिटी को मेंटेन करना, लोगों के बीच एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम इस पहलू में देना, वो तो सफ़र करेगा ही, है ना। क्योंकि उनका कहाँ पे लाई करेगा, उनका इंटरेस्ट तो पॉलिटिशियंस के लिए लाई करेगा जिनके लिए काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल सफ़र कौन करेगा, ओवरऑल सिटीजन सफ़र करेंगे। इन सारे पहलुओं को देखेंगे तो ये सब किसको जन्म दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म ऑफ करप्शन को ही जन्म दे रहे हैं, जो कि इस पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इस केस का हो गया। फिर एक बात उठ के आ रही है कि क्या इतने जूनियर लेवल ऑफिसर, वो एक एपीआई है ना, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है शायद, अब इतने जूनियर ऑफिसर को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जा सकती है। वो वहाँ के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सबसे बड़े बड़े केसेस, जैसे अर्नव गोस्वामी का केस था, कंगना का केस था, ये सब इतने हाई प्रोफाइल केसेस उनको दे दिया जा रहा था, सचिन वाजे को। तो इसका एक पहलू होता है कि आप खुद से पूछिए कि क्या ये दिया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए आप यस में करके देखते कि चलो ठीक है, एक बार के लिए मान भी लेते कि हाँ उनको देना ठीक है, किस किस ग्राउंड पे ये सही हो सकता है। तो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की बात होती है। क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग हैं, इतना प्रेशर होता है केसेस को सॉल्व करना, खास करके जिसके पीछे मीडिया लग जाती है। आपको 24/7 में ही लोग सोचते हैं कि तुरंत चुटकियों बजाए और काम हो जाए। तो वैसे टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होती है ऐसे ऑफिसर की जो कि काम निकालना जानते हों, और उनकी अगर उसमें प्रोफिशिएंसी है तो जूनियर लेवल ऑफिसर्स को भी बड़े बड़े काम दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस बिना पे तो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छा, एफिशिएंट है ना, है हमारा ऑफिसर, तो हम क्यों नहीं देंगे, हम उनको किसी को उसको और प्रमोट भी कर देंगे। इस बात पे तो चलो आप कह सकते हो कि ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कौन आगे जाके करप्ट होगा ये तो पॉलिटिशियंस भी नहीं जानते। लेकिन दूसरा बात है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, अगर मान लीजिए जो लोग इनको अपॉइंट करते हैं
वो लोग अपना इंटरेस्ट परस्यू करना चाहते हैं। जैसे कि इन सारे पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस वाली बात हो गई कि उसके थ्रू वो अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना चाहते हैं। क्या क्या इंटरेस्ट फुलफिल करना चाह सकते हैं कि वो मनी बनाना चाहते हो, पावर को और तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो उस केस में तो ये मोरली सही नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ऐसा ही होता है कि जो लोग पावर से सटे रहते हैं, जो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके तरफ वैसे ही ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, चाहे जूनियर ही क्यों ना हो। अब आप इस सचिन वाजे का ही केस ले लीजिए। 2008 में वो शिवसेना का मेंबर रहा था। तो अगर एक पार्टी का मेंबर होता है, हालांकि वो 15-16 साल से सस्पेंडेड था, वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में एक आदमी उसके उनके यहाँ था, तो मतलब जेल में उनकी देख रेख में उसकी मौत हो गई थी, तो उसी के कारण हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया था सर्विस से, है ना। तो इतने साल से एक सस्पेंडेड ऑफिसर को आप अचानक से कोरोना के दौरान अपॉइंट करते हैं, ये कह के कि चलो कोरोना में बहुत सारे ऑफिसर्स का ना तबीयत खराब हो रहा है, तो हमारे पास ऑफिसर्स की कमी हो रही है, इसके चलते हम इनको अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट पहले तो नहीं हुआ है, और दूसरी बात, इनका अपॉइंटमेंट करते वक्त सरकार ने ये कहा था कि इन्हें कोई लो प्रोफाइल वर्क दिया जाएगा, लेकिन ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस दे दिया गया, तो उस बिना पे भी ये गलत स्टेप होगा। दूसरा पहलू इसका ये है कि नहीं, ऐसे जूनियर ऑफिसर को इतने बड़े बड़े काम नहीं देना चाहिए। उसमें क्या लोग तर्क रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्क कल्चर होता है जिसमें कि ढेर सारी हायरार्की बनाई जाती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो ट्रायंगुलर होता है कि जितने क्लर्कियल लेवल होते हैं, जैसे डी लेवल के, सी लेवल के, बी लेवल के, इस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, जो कि हर किसी का अपना काम डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है कि जूनियर वाला ये करेगा, सीनियर उससे ये करेगा, उसको वो रिपोर्ट करेगा। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक तो उनमें विश्वास की कमी हो जाएगी कि मुझे क्यों नहीं प्रमोट किया गया, तो वो हो सकता है कि सही से काम ना करें और आपकी आउटपुट जो इंटेंडेड हैं वो आप ना पा सकें। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि नहीं, नहीं देना चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती का टांग अड़ाना हो गया। इसके अगले पहलू को बात करें तो फेडरलिज्म एट स्टेक। अब फेडरलिज्म का बात यह है कि राज्य और केंद्र आपस में सही से काम करना चाहिए, कंट्री में ये नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ऐसी बातें क्यों आ रही है कि फेडरेशन को दिक्कत हो रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सेंटर जो है हस्तक्षेप कर रहा है ना। जैसे कैसे हस्तक्षेप कर रहा है कि एटीएस जो मुंबई की अभी ये क्राइम कर ही रही थी, जांच चल रहा था, तो एनआईए को क्यों आने की ज़रूरत हो रही है। अभी सीबीआई को बुलाने की मांग की जा रही है, क्योंकि इसमें 100 करोड़ वाली बात आ गई, तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी संभावना है, तो ईडी भी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी आने की संभावना है। तो एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये ज़बरदस्ती का ना जो सेंटर वाले होते हैं वो अपना पावर को यूज़ करते हैं, है ना। खास करके तब जब राज्य में कोई और सरकार हो, केंद्र में कोई और सरकार हो। लेकिन इस केस में अगर देखिए तो हमारे देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति, इनफैक्ट एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो हैं, उनके घर के आगे जिलेटिन से भरी भरी गाड़ी मिलती है, और टेररिज्म से रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट निकल के सामने आते हैं। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी के विषय पे भी एनआईए जांच नहीं करेगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट पे रिलाई किया जा सकता है? मेरा मानना है कि इस केस में एनआईए को ही जांच करना चाहिए, खास करके तब जब एक ऐसा परसेप्शन निकल के आ रहा है। हो सकता है वो रियलिटी हो सकता है वो ना हो, लेकिन परसेप्शन इतना तो बन ही गया है कि स्टेट के भी कुछ मिनिस्टर्स, मतलब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में फ्री एंड फेयर जांच के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल एजेंसीज आएँ। दूसरी पहलू इसका यह है कि प्रेसिडेंट रूल लगा देने की मांग की जा रही है बहुत सारा। हालांकि इस पे बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना दे चुका है कि कब प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है, कब नहीं लगाया जा सकता है। एक साधारण सी बात अगर आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के वायलेशंस अगर होने लगते हैं, यानी राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर ना चले, उस केस में केंद्र के पास ये अधिकार होता है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करे। अगर इस केस में देखा जाए तो ऐसा कोई बात नहीं आया है कि अभी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक करप्शन का केस हो जाने से या 2-4 ऑफिसर के सम्मिलित हो जाने से पूरा पुलिस फोर्स तो खराब नहीं हो जाता। दूसरी बात है, गवर्नमेंट एक इलेक्शन से होके आई है, तो इसमें माना जाता है कि ये पर्क्स एंड पोजीशन है, इस तरह से लोग मिलता है तो डेविएट हो सकते हैं, करप्शन के केसेस हो सकते हैं। करप्शन एक जीता जागता हमारे समाज का एक एग्जाम्पल है। बजाय इसके कि सरकार सरकार गिराएंगे तो क्या होगा, फिर से इलेक्शन कराना, फिर से सारा उतना खर्च निकालना, इलेक्शन मशीनरी फिर लाना, तो वो एक अलग पहलू है इसका।
दूसरा पहलू है कि एक उपाय निकाला जा सकता है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन पे कार्रवाई की जाए, बाकी लोगों को काम करने दिया जाए, है ना। तो ये, लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, अगर पहले की टाइम होता, इंदिरा गांधी टाइम पे, तो उस समय तो इतना देखा भी नहीं जाता था, उस समय तो पक्का लग जाता। पर अब तो हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी मैच्योर हो गई है इस बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। फिर भी इस पर आप देखते रहिए। इसका एक अगला पहलू ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि अब वो क्यों बोल रहे हैं, जो ऑफिसर परमबीर सिंह है, जब तक उनको कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई का बनाए रखा तब तक तो उन्होंने भी मजा लिया, और अब जब उनको हटा दिया गया और कहीं ना कहीं इन पे ब्लेम डाला जा रहा है, तो अब क्यों बोल रहे हैं, है ना। इस सवाल का जवाब तो अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने खुद ही दिया है। उस लेटर में कहा कि उन्होंने पहले भी चीफ मिनिस्टर और पवार साहब को बताया था। तो अब मानिए चीफ मिनिस्टर को तो बताना काम है, एक ऑफिसर चीफ मिनिस्टर जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोजीशन है, लेकिन पवार साहब का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन नहीं है, वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो इससे एक पहलू तो ये निकल के आता है कि क्या ये सरकार रिमोट कंट्रोल की है, और दूसरा क्या ये तर्कसंगत भी है संविधान से, कि संविधान के अंदर के पोजीशन कहीं बाहर जाके उनके आगे इस तरह से डायरेक्शन देते हैं, है ना। तो ये भी पहलू एक निकल के सामने आया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस मुद्दे पे भी डिबेट होगा, और कहीं ना कहीं ये ऑपोजिशन दिखाने की कोशिश करेगी कि ये गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही निहायती निकम्मी है और रिमोट कंट्रोल से चलती है। दूसरा पहलू ये है कि मान लीजिए कि सीएम को मालूम था, इन पवार साहब को मालूम था, और ये जो परमबीर सिंह थे इनको भी मालूम था, तो इन सब लोगों ने मिल बांट के खाने की कोशिश की कि चलो यार, तुम मेरे राज जानते हो, मैं तुम्हारे राज जानता हूँ, क्यों ना मिल के करें। तो ये एलिमेंट को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, यानी उसको कल्यूसिव करप्शन का आप एक टर्म दे सकते हैं। दूसरा एक पहलू ये है कि अब चलिए, उस समय तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन कभी कभी इतना आसान नहीं होता है कि जो पॉलिटिकल पावर में हैं लोग, उनके साथ फाइट करना एक ऑफिसर की बस की बात नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत मुश्किल है ना। बहुत ही अपराइट आपका कैरेक्टर चाहिए, इंटेग्रिटी वाला बंदा चाहिए, तब वो होता है। तो मान लीजिए कि इन्होंने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा और खुद को साइडलाइन कर लिया हो, चलो मैं इसमें भागीदार नहीं होऊंगा, हालांकि मैं पब्लिक में भी नहीं आऊँगा। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि इनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है लगातार मीडिया में, या इन्हीं पे कहीं ना कहीं आ रही है आँच जांच की, तो इन्होंने अपना फेस सेविंग के लिए, है ना, कि मैं ठीक हूँ, इसके लिए भाई देखो मेरे पास ये सबूत है, ले लो, जांच कर लो और मुझे इससे बरी करो। शायद ये एक पहलू हो सकता है, तो इसके लिए ये कह रहे हैं। इतनी सारी बातें डिस्कशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अभी की जो सिचुएशन है अभी तो और डेवलप करेगी फर्दर, पर इतने पहलू जरूर हैं इसके कि इसको एक गहन डिस्कशन का पार्ट बनाया जाए। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एथिक्स का जो पेपर है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस का जो पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो अब मैं आपको अगले पहलू पे ले जाता हूँ कि आखिर इन सारी चीज़ों में एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए क्या लेसन्स है, या जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप इससे क्या टेक आउट करते हैं कि आप अगर इन पोजीशंस में होते तो आप क्या करते। तो जो मुझे पहली बात पता चलती है कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एक वैल्यू होती है सिविल सर्वेंट्स की, जहाँ पर आप, एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रहता है कंटिन्यूम, जब से आपकी नियुक्ति होती है और जब तक आप रिटायरमेंट करते हैं, बीच में अगर आप कोई गड़बड़ नहीं करते हैं तो माना जाता है कि आपका टेन्योर वहाँ तक तो रहेगा। पॉलिटिशियंस का क्या रहता है, गवर्नमेंट आती है जाती है, हर एक 5 साल पे तो उनका इलेक्शन होता है, तो वो तो परमानेंट नहीं रहता है। पहले कोई और सरकार थी, उसकी आइडियोलॉजी कुछ और थी, आने वाली फिर सरकार हो सकती है कि कोई और हो। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है वो एक कंटिन्यूम में चलता है, उसको निरंतर काम करते रहना चाहिए, है ना। तो इस वजह से आपको किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ नहीं झुकना चाहिए। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि आप जो है ना काम ही ना करें। अगर आप मान लीजिए किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है और आप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या आपको 100% नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपकी विचारधारा उनसे मिलती हो या ना मिलती हो, आपको पब्लिक सर्वेंट की तरह, है ना, पब्लिक के इंटरेस्ट में हर जो भी सरकार आए, आप अपना फ्री एंड फेयर होके, विदाउट फियर और फेवर, आप अपना ओपिनियन फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस हमेशा दीजिए, ताकि आपके अपने स्तर से, आपके अपने कॉन्शियसनेस से जो बातें हो पूरी तरह से क्लियर हो और आप 100% उसमें दे पाएँ। इसका दूसरा पहलू ये है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है अनामिका। जब आप सिविल सर्वेंट होते हैं तो आपको पर्दे के पीछे काम करना होता है। ये नहीं कि आप आ रहे हैं हीरोगिरी दिखा रहे हैं, जो सुपर कॉप का आजकल चल रहा है ना, खास करके पुलिस सिस्टम में। हमारी मीडिया भी उनको बहुत बनाती है, जैसे अभी शिवदीप लांडे वहाँ के एटीएस के हेड हैं, है ना।
तो वहाँ उन्होंने अभी कुछ 2 दिन पहले ही फेसबुक पे पोस्ट लिख दिया कि हमने सॉल्व कर दिया केसेस। ये सब तरीका डिबेटेबल है कि क्या ये तरीका सही है ना? क्या सुपर कॉप बनने की ज़रूरत है? कहीं न कहीं परमवीर सिंह भी सुपर कॉप बनने के चक्कर में आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी वाले केस में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस या अकेले आ के करते थे। तो ये सब इशू डिबेटेबल है कि क्या इस तरह से किसी कॉप को इतना हीरोगिरी करने की ज़रूरत है भी या नहीं है ना? क्योंकि आपको तो पर्दे के पीछे निरंतर काम करना रहता है ना? तो अगर आप इससे टेक अवे लेना चाहते हैं तो ये है कि आप एक अनामिका की तरह आप अपनी भूमिका निभाते रहिए और इन सब से परे होकर काम करते रहिए। ये इशू इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे देख रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन के ढेर सारे पहलू आपस में मिले जुले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग इस पर थोड़ा बात करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिटी मिला होगा। थैंक यू।